हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इक्सिगो ट्रैवल्स का आईपीओ 10 जून को ओपन होने वाला है, मतलब मंडे को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। तो इसकी एंकर लिस्ट वगैरह भी आ चुकी है और हमने कहा भी था कि एंकर लिस्ट जैसे ही आएगी तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कशन करूंगा। एंकर लिस्ट किसी भी आईपीओ के अंदर बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं और इनकी जो होल्डिंग है वो काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रखते हैं। तो इसके कारण क्या कि स्टेबिलिटी मिलती है, सब्सक्रिप्शन वगैरह अच्छा मिलता है और जीएमबी तो अभी इसकी अच्छी बता ही रही है। पर एंकर लिस्ट जब अच्छी होती है तब क्या है कि और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। तो एंकर लिस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें, क्योंकि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। मंडे को ओपन होने वाला है। और उसके अलावा क्रोनॉक्स आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एसएमई आईपीओ में किसकी डिमांड चल रही है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करें इक्सिगो ट्रैवल्स के आईपीओ की। तो 333 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं एंकर लिस्ट के द्वारा। 333 करोड़ रुपए, 333 करोड़ रुपीस एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। जिसके अंदर अगर बात करें एफआईआईज की, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, मतलब जो विदेशी निवेशक होते हैं, विदेशी इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, उनमें कौन कौन शामिल है। तो उनमें से अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, उसके अलावा कस्टडी बैंक ऑफ जापान, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनले, डिस्कवरी फंड मॉरिशियस। तो ऐसे काफ़ी बड़े बड़े नाम शामिल है। मतलब इसकी एफआईआईज के अंदर कहें तो मतलब जितना हो सके उतने अच्छे नाम हैं, जितने होने चाहिए उतने नाम हैं। अब सब तो सारे तो एफआईआईज आ नहीं सकते, तो जितने होने चाहिए उतने तो इसके अंदर नाम हैं। तो इसकी एंकर लिस्ट को अगर एफआईआईज की बात करें तो 4 से लेकर 4.5 आउट ऑफ 5 हम इसकी रेटिंग दे सकते हैं। 4 से लेकर 4.5 की रेटिंग दे सकते हैं, मतलब अच्छी इसकी रेटिंग है एफआईआईज के अंदर। फिर अगर बात करें इंडियन म्यूचुअल फंड्स की, इंडियन म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अभी देखिए, पहले तो क्या होता कि एफआईआईज अगर किसी फंड या स्टॉक से पैसा निकाल लेते थे तो उसके अंदर बहुत गिरावट देखने को मिलती थी और डीआईआईज इतना संभाल नहीं पाते थे। पर कोविड के बाद सिचुएशन अलग हो गई है, मतलब जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है उसके बाद काफ़ी सिचुएशन अलग हो गई है। जैसे ही कोई स्टॉक से एफआईआईज पैसा निकालता है तो डीआईआईज वापस डाल के उसको स्टेबल कर देता है। स्टॉक मार्केट गिरने नहीं दिया है, डीआईआईज की बदौलत काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर मजबूती देखने को मिली है। तो अभी अगर डीआईआईज की बात करें, मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, इंडिया की टॉप कंपनी है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड सेकंड टॉप है, तो ये दोनों ही शामिल है। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल है, वाईटॉक है, टाटा इन्वेस्टमेंट है। तो ये काफ़ी बड़े बड़े नाम शामिल हैं म्यूचुअल फंड के अंदर भी। और भी एक दो नाम शामिल होते तो और बढ़िया होता। देखिए, अब सारे तो शामिल हो नहीं सकते। उसके अलावा इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी शामिल है। तो इंडियन म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। तो इसकी भी रेटिंग हम 4 आउट ऑफ 5 दे सकते हैं। इसकी रेटिंग 4 आउट ऑफ 5 बढ़िया है। तो मतलब ओवरऑल अगर इसकी रेटिंग देखें तो 8 या 8.5, मतलब 8 से लेकर 8.5 के बीच में इसकी 10, मतलब 10 में से रेटिंग दे सकते हैं। मतलब बढ़िया इसकी एंकर लिस्ट आप कह सकते हैं, काफ़ी अच्छी एंकर लिस्ट आई है। और अगर एंकर लिस्ट अच्छी आती है तो काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलती है आईपीओ को, क्योंकि वो होल्ड भी करते हैं। उनका होल्डिंग पीरियड होता है कि उनको होल्ड करना ही होता है, मिनिमम 3 महीने तक तो होल्ड करना ही है। तो इससे क्या है कि स्टेबिलिटी आएगी। अच्छे एंकर इन्वेस्टर्स तो सब्सक्रिप्शन भी अच्छा लेके आएंगे, तो इससे क्या है कि दूसरे क्यूआईबीज हैं, एनआईआईज, वो भी अट्रैक्टेड रहते हैं, तो बेनिफिट मिलता है। तो अब इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आएगी, या अप्लाई करें या नहीं करें, तो इसके लिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देखते हैं। देखिए, डिसीजन आपको ही बनाना है खुद को कि आपको क्या करना है, पर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। पॉजिटिव्स के अंदर सबसे पहला पॉजिटिव क्या है कि इसका सेक्टर बहुत ही बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर है। ये जो ट्रैवल बिजनेस है, रेलवेज है, फ्लाइट बुकिंग है, होटल बुकिंग है, बस बुकिंग है, ये ट्रैवल बिजनेस हमेशा सदाबहार बिजनेस है। इसकी डिमांड हमेशा रहती है, आप सभी लोगों को पता है। और उसके अंदर अगर बात करें, ये कंपनी ट्रेन टिकट बुकिंग के अंदर लीडिंग कंपनी है। ट्रेन टिकट बुकिंग के अंदर 51% का मार्केट शेयर है, तो ये इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। उसके अलावा इसकी अगर ऐप देखें, इसका प्लेटफॉर्म देखें, तो काफ़ी रिलायबल और यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। और अगर आप ट्रेन का स्टेटस देखते हैं कि भाई रनिंग ट्रेन स्टेटस, ट्रेन अभी कौन से स्टेशन पर खड़ी है, हम किसी ट्रेन में तो वो कौन सा स्टेशन आ गया है, तो इस ऐप के थ्रू देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऐप है ये, हमने काफ़ी यूज़ भी कर रखी है और काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं अपनी ट्रेन देखने के लिए। वेयर इज़ माई ट्रेन, आप अपनी ट्रेन देखते होगे, आपको पता होगा। देखते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पीएनआर स्टेटस देकर देखना हो, और डायरेक्टली हम आईआरसीटीसी की लॉगिन भी कर सकते हैं इसके अंदर, मतलब आईआरसीटीसी ऑथराइज्ड है। होटल बुकिंग के अंदर भी आईआरसीटीसी के साथ पार्टनर्ड है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। पॉजिटिव्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। बाकी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, एंकर लिस्ट इसकी काफ़ी अच्छी आई है। तो रेलवे बुकिंग के अंदर तो टॉप लीडिंग कंपनी है। उसके अलावा फ्लाइट बुकिंग्स वगैरह के अंदर, बस वगैरह के अंदर भी अच्छा नंबर आता है इसका। तो ये हो गए कुछ इसके पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स हर कंपनी में होते हैं। तो नेगेटिव्स में ये है कि ये सेक्टर जो है बहुत ही कम्पिटिटिव सेक्टर है। मतलब सेक्टर तो बहुत ही बढ़िया है पर कम्पिटिटिव, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आती जा रही है मतलब इस सेक्टर के अंदर।
तो ऑफलाइन मतलब जो लिस्टेड कंपनियां भी है, कुछ अनलिस्टेड भी हैं, उनसे भी कंपटीशन है। हाँ, इस बिज़नेस के अंदर एकदम आना आसान बात तो नहीं है, ठीक है, बट हाँ इसके अंदर कंपटीशन भी उतना ही है। अब देखिए कंपटीशन के मामले में देखिए कि काफ़ी क्या है कि कुछ अट्रैक्टिव प्लान्स दे देते हैं, कोई फ्लाइट बुकिंग कराता है या ट्रेन बुकिंग कराता है, कुछ अट्रैक्टिव दे दे, भाई डिस्काउंट दे देते, कुछ भी दे देते हैं, तो जहाँ ग्राहक को डिस्काउंट मिलेगा वो वहाँ जाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि अपनी ग्रोथ मेंटेन रखनी पड़ेगी, भाई ग्राहकों के लिए कभी कभार अट्रैक्टिव प्लान्स भी लेके आता रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, ताकि क्या है कि वो लोग अट्रैक्टेड रहें। तो ये चीज़ इनको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर दूसरा नेगेटिव है कि वैल्यूएशंस इसकी हाई है, मतलब महंगी वैल्यूएशंस पर ये लेके आ रहे हैं। इससे सस्ती वैल्यूएशंस पर अभी ईज माई ट्रिप प्लानर उसका शेयर जो है अवेलेबल है, जिसका आईपीओ कुछ टाइम पहले आया था, मतलब कुछ साल पहले, तो वो उससे सस्ती वैल्यूएशंस पर है। तो वैल्यूएशंस महंगी है, ये नेगेटिव है। दूसरा OFS ज़्यादा है, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल ज़्यादा है, मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं या प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं, उसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कम है, ये नेगेटिव पॉइंट है। तो देखिए नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स मैंने पिछले रिव्यू वाले वीडियो के अंदर भी आपको बताया था। उसके अंदर क्या कि पॉजिटिव्स नेगेटिव्स लगभग बराबर बैठ रहे थे, कि भाई थोड़े पॉजिटिव्स भी अच्छे हैं, नेगेटिव्स भी हैं। तो क्या कि थोड़ा कन्फ्यूजन था। मैंने आपको कहा भी था कि अहम रोल प्ले करेगी एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट अच्छी आई है, इस हिसाब से लग रहा है कि भाई अच्छी डिमांड रह सकती है। जीएमपी की बात करें तो 20 से 30% के बीच में चल रही है। 20 से 30%, 10% का गैप किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल जीएमपी फिक्स है नहीं। भाई लिस्टिंग होती है, जीएमपी बताती है 50%, लिस्टिंग होती है 20% पे, तो ये उल्टा पुल्टा मामला चल रहा है। तो इसीलिए 20 से 30% आप मान सकते हैं, जीएमपी फिक्स चीज़ें तो है नहीं, ठीक है। तो 20 से लेकर 30% के बीच में जीएमपी बता रही है। तो डिमांड वगैरह ठीक है, एंकर लिस्ट अच्छी आई, तो उस हिसाब से लग रहा है कि डिमांड अच्छी रह सकती है। पर अभी हमें और ज़्यादा सेफ्टी से अप्लाई करना है, भाई सेफ्टी रखनी है, तो हमें QIBs का आखिरी दिन सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए, 1:30-2 बजे के आसपास सब्सक्राइब कैसा करते हैं। उसके अलावा ओवरऑल पहले दूसरे दिन सब्सक्रिप्शन कैसा आता है, उस पर बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा डिपेंड करेगी, तो और ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगी। बाकी ओवरऑल अभी लग रहा है कि भाई अप्लाई करने जैसा नज़र आ रहा है लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से। और पर्सनली मेरी तरफ से कोई अप्लाई करने और नहीं करने का डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं, और मैं और अपडेट फाइनल डिसीजन वगैरह भी दे दूंगा। फिर बात करें क्रॉनॉक्स लैब साइंसेज के आईपीओ की, उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो क्रॉनॉक्स आईपीओ की जीएमपी 22% मतलब 22% के आसपास चल रही है। 30 रुपये पर शेयर, 110 शेयर्स का लॉट है। 3300 रुपये हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 22% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। डिमांड ऐसी बनी रहनी चाहिए ताकि क्या कि लोगों को फायदा मिले। इसकी भी लिस्टिंग 10 तारीख को है, अब देखते हैं इसकी लिस्टिंग कैसी होती है। फिर एसएमई आईपीओ के अंदर अगर बात करें तो एसएमई आईपीओ के अंदर अभी कोई भी ऐसा एसएमई आईपीओ नहीं है जिसकी डिमांड बहुत अच्छी चल रही हो, जीएमपी बहुत ज़्यादा चल रही हो, और आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मेरा तो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि भाई पहले तो क्राइटेरिया रहता था 70-80%, अभी 100% से ऊपर जीएमपी हो तो थोड़ा सेफ है। उसके अलावा कंपनी भी फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो बढ़िया है। बाकी एसएमई आईपीओ वगैरह भी रिस्की होते हैं, तो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई, अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।